नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हम डील करते हैं जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में है। ये सभी क्वेश्चंस लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन के आंसर से लेकर के और उनसे रिलेटेड जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि 20 दिसंबर से एक नया बैच एक्सक्लूसिवली टीजीटी के लिए चल रहा है, जो कि क्रैश कोर्स की तरह है। ये बैच अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक यानी कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। क्लास 1.5 घंटे तक चलती है और इसमें लिटरेचर का सारा सिलेबस, ग्रामर का और वोकेबलरी, इन सब का रिवीजन भी होगा और एक सर्टेन पीरियड पे जो मॉक टेस्ट भी होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिसको भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही जो हमारी बुक है टीजीटी के लिए, जो ओशन ऑफ लिटरेचर, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं एग्जाम में जो आए हुए, उनकी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सारे लिटरेरी टर्म्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, जितने भी प्रिस्क्राइब्ड ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्लीट पैकेज की तरह ये बुक होगी जो कि आप एग्जाम को पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये बुक अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और मेजर सिटीज़ में जो बड़े बुक स्टोर हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको आप परचेज कर सकते। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डूस्ट दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल? वेयर डू दीज लाइन्स अकर एंड हु स्पीक्स दीज लाइन्स? सो 12th नाइट में आती हैं, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। सोर्स 12th नाइट और लोकेशन क्या है? एक्ट 2nd, सीन 3rd। यहाँ पर ओकेजन क्या है? जो फेस्टे है फुल, मारिया, सर टोबी बेल्च और एंड्रियो ओगेचीक, सर एंड्रियो। They are having a party. Feste is singing a song and they require someone to make fun of. तो उनके लिए मेलवोलियो भी आ जाता है। मेलवोलियो से जो भी करने के लिए कहते हैं वो मना कर देता है, क्योंकि मेलवोलियो के जो अपने प्रिंसिपल्स हैं वो अलाउ नहीं करते उसको, तो वो मना कर देता है। ये चिढ़ जाते हैं लोग। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि मेलवोलियो को प्यूरिटन की तरह प्रेजेंट किया हुआ है। इनफैक्ट ही इज अ प्यूरिटन इन द प्ले। और प्यूरिटन का और शेक्सपियर के टाइम में प्यूरिटन का आर्ट को लेकर के, थिएटर को लेकर के बहुत ऑर्थोडॉक्स अप्रोच थी। तो इसलिए शेक्सपियर ने कई बार प्यूरिटन्स को, जूस को रिडिक्यूल भी किया है अपने प्लेज में। सो यहाँ पे इस प्ले में मेलवोलियो के कैरेक्टर के थ्रू शेक्सपियर टारगेट्स प्यूरिटन। किस तरीके से टारगेट किया है? मेलवोलियो को एक स्टॉक ऑफ लाफ्टर या फिर स्टॉक ऑफ रिडिक्यूल बना करके प्रेजेंट करने का। सो मेलवोलियो इज नॉट रिडिक्यूल्ड, एक्चुअली द प्यूरिटन्स आर रिडिक्यूल्ड। सो हु स्पीक्स दिस लाइन्स? सर टोबी बेल्च। और किसको एड्रेस की गई हैं? ये भी मेलवोलियो को ही एड्रेस की गई है, उसको ये बता करके कि इफ़ यू थिंक दैट यू आर वर्चुअस, वर्चुअस का सेंस यहाँ पे समझ लीजिए जो टीटोटलर होते हैं, यानी दोज हु एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग अल्कोहल और दोज हु डोंट बिलीव इन पार्टिंग। तो तुम्हें लगता है कि यू डोंट फील लाइक पार्टिंग, यू डोंट फील लाइक ड्रिंकिंग अल्कोहल, सो देयर वोंट बी एनी केक्स एंड एल। केक्स एंड एल क्या हुआ? वही पार्टिंग, मैरी मेकिंग, मैरी मेकिंग। तो सारी दुनिया फिर मैरी मेकिंग करना छोड़ दे और इन्जॉय करना छोड़ दे। अब क्योंकि ये दोनों लोग जो थे वो किस तरीके थे? जो एपिक्यूरियन अप्रोच वाले लोग थे। एपिक्यूरियन अप्रोच क्या होती है कि खाओ पियो ऐश करो, लेट द वर्ल्ड गो टू हेल, वी डोंट कंसर्न आवर सेल्स विद द वेज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा मतलब क्या है? सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, मजे लो। तो वो उसको कह रहा है कि भाई some people will always be like there। तो यहाँ पे ये बात होती है कि कुछ लोग मेलवोलियो की तरह रहते ही हैं जो कि इस तरह की चीज़ को गलत मानते हैं, पार्टी उर्टी को, और फिर भी लोग क्या है? इंजॉय करते हैं। सो इवन इफ यू आर वर्चुअस, सो देयर शैल ऑलवेज बी केक्स एंड एल। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही तुम जैसे कितने लोग हों, लेकिन फिर भी लोग इंजॉय करते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे, अल्कोहल चलता रहेगा, ड्रग्स वगैरह चलती रहेगी। तो उस लिहाज से ये फिर इस तरीके से कहने का मतलब क्या है? मेलवोलियो को रिडिक्यूल करने का है। यानी जो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच वाले लोग हैं या फिर जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनको लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं। ये आज भी सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द यूज ऑफ बट इन दीज सेंटेंसेज एंड ट्रेस आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है
किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करके उसकी ग्रामेटिकल आइडेंटिटी को पूछा जाता है। अब जैसे इनमें इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, आई ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, देयर इज वन बट लाइक्स हिम। अब यहाँ पे देखिए इनके फंक्शंस देखिए, इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट, तो इट इज बट किस सेंस में है, जैसे ओनली के सेंस में, इट इज ओनली राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट। किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट को। राइट क्या है, एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव को अगर कुछ मॉडिफाई करता है तो वो सिर्फ होता है एडवर्ब। तो ये पहला तो हो गया आपका एडवर्ब। सेकंड, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नन बट यहाँ पे किस सेंस में है, एक्सेप्ट। नन बट एक्सेप्ट। अब नन और बट जब दोनों, अब बट जब एक्सेप्ट के सेंस में होगा तो वो क्या होता था, प्रपोजिशन। तो ये दूसरा क्या है, प्रपोजिशन। आई ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड। अब ये दो क्लॉजेज हैं और ये एंटीथेसिस कंट्रास्ट को प्रेजेंट कर रहा है, तो बट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, यानी कंट्रास्ट को प्रेजेंट करता हुआ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देयर इज वन बट लाइक्स हिम। अब यहाँ पे समझ लीजिए दो क्लॉजेज हैं ये। वन यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है, प्रनाउन है, और ये क्या है, इसी वन के लिए है। तो ये किसका काम कर रहा है, हु। देयर इज वन हु लाइक्स हिम। तो यहाँ पे हु किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रनाउन का। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रनाउन। अब आप समझ लीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, फर्स्ट एडवर्ब, दूसरा प्रपोजिशन, तीसरा कंजंक्शन, चौथा रिलेटिव प्रनाउन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ मदर इन लॉ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में फिर प्लूरल बनाने के लिए, कंपाउंड नाउन फिर प्लूरल। कंपाउंड नाउन में क्या स्ट्रक्चर रहती है, जब नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर ये स्ट्रक्चर रहती है और ये काम किसकी तरह करता है, नाउन फ्रेज की, तो ये पहला एलिमेंट ही क्या हो जाता है, हेडवर्ड। और जो हेडवर्ड होता है वही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, उसी को ही प्लूरल आप बना सकते हो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ में क्या हो जाएगा, फिर मदर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मदर इन लॉज, ये गलत हो गया, मदर्स इन लॉज दोनों में नहीं आएगा, मदर्स इन लॉ तीसरा ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, जब इसका पजेसिव बनाते हो, इस तरह के कंपाउंड नाउन का पजेसिव बनाते हो या जेनेटिव केस में, तो फिर लास्ट जो आइटम है, ये जो लास्ट आइटम है, नाउन प्लस प्रपोजिशन और प्लस नाउन, लास्ट नाउन में ही अपोस्ट्रोफे एस या फिर सिंपली अपोस्ट्रोफे को आप लगा करके जेनेटिव बनाते हो। तो अगर इसमें बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मदर इन लॉज, ये हो जाए। तो ये जेनेटिव केस है, लेकिन अगर प्लूरल बनाओगे तो मदर्स में करना पड़ेगा। और ये रूल इस तरह के जितनी भी स्ट्रक्चर होती हैं सब में अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड दिस वर्ड। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी है कि इसका प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेजर, ला और ए की साउंड का या तो सिंबल ये है या फिर ऐसे भी करते हैं, ले और फिर जर, आ, ये है शुआ, लेजर, ना कि अब लेजर और लेजर और लेजर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेजर, यानी कि कौन सा है आपका, ये। इसका एक वेरिएशन आपको मिल सकता है, ल, ये स्ट्रेस है, ए और ज, और ये अ र, लेजर। ये भी करेक्ट हो सकता था अगर ये दिया जाता तो इनके दो ही प्रोनाउंसिएशन है, लेजर। अब क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में लास्ट में जो र साउंड होती है वो नेग्लेजिबल होती है, टीचर, डॉक्टर, तो वो लास्ट लगता है ऐसे ही है कि हम र प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में उसको छोड़ दिया जाता है। अब इट इज नॉट लेजार, ये आ की साउंड देता है, लेजार। और ये ले, ये किसका सिंबल है, ए, तो ये ए तो है नहीं, इंग्लिश में कोई ये ए की साउंड तो नहीं होती, उसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ए। तो ले, लेजर, लेजर तो नहीं है फिर, ठीक, लेजर, नहीं लेजर, नहीं लेजर। तो ये सिर्फ क्या होगा इसमें, फर्स्ट वाला, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रीक टर्म एनाडिप्लोसिस मीन्स इन इंग्लिश। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं जहां पे ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिया जाता है। सो इज इट
lacking sequence, carrying up and back, writing back or anew, or doubling. The correct answer is its meaning is doubling. जो ग्रीक का इंग्लिश वर्जन क्या होगा, डबलिंग. अब डबलिंग किस सेंस में, इसका मतलब क्या होता है, जो लास्ट रिपीटिशन ऑफ द लास्ट वर्ड और फ्रेज एज द फर्स्ट वर्ड और फ्रेज ऑफ अ लाइन. लाइन कहाँ पे, पोएट्री में, पोम में, और क्लॉज और सेंटेंस. क्लॉज और सेंटेंस प्रोज में और लाइन पोम में. तो कभी किसी पोम की आप स्ट्रक्चर देखोगे, लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन प्रीवियस लाइन एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेक्स्ट लाइन, वो जब रिपीट करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डबलिंग. जैसे एग्जाम्पल देते हैं एक, आई सीक दिस अनफ्रीक्वेंटेड प्लेस टू फाइंड ईज. ईज टू द बॉडी, सम नन टू द माइंड. सो ईज, ये लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन, इन दोनों में यही लास्ट वर्ड को रिपीट किया हुआ है. ऐसा कभी किसी स्टैंजा में, क्लॉज में, सेंटेंस में अगर मिलता है तो उसका मीनिंग होता है एनाडिप्लोसिस. ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी किसी ना किसी फिगर ऑफ स्पीच के मीनिंग ही हैं, जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ही हैं. जैसे कि लैकिंग सीक्वेंस. लैकिंग सीक्वेंस किसका होता है, एनाकोलियोथोन. एनाकोलियोथोन का मतलब होता है एब्रप्ट बिगनिंग, एब्रप्ट एंडिंग या फिर लैकिंग सीक्वेंस. यानी कि आपने बात शुरू की और किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया, या फिर आप मिस कर गए हो, या फिर भूल जा रहे हो, या फिर आप कहना नहीं चाह रहे हो डेलिबरेटली, तो उसको आप क्या कहते हो, जैसे कि लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट्स फॉरगेट इट. तो अब आपने क्यूरियोसिटी जगाई कि लेट मी टेल यू वन थिंग, फिर दोबारा से आपने कह दिया अरे चल छोड़ो, एक बात बताऊं, अरे चलो छोड़ो. तो इन दोनों बातों में सीक्वेंस जो है वो मिस करता है. तो लैकिंग सीक्वेंस इसको कहते हैं एनाकोलिथोन. कैरिंग अप और बैक, इसका मतलब होता है एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब होता है जब एक वर्ड और फ्रेज हर लाइन के स्टार्टिंग में या हर क्लॉज के स्टार्टिंग में रिपीट होता है. तो जैसे बहुत फेमस स्पीच है मार्टिन लूथर किंग की, आई हैव ए ड्रीम. जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है उसमें आई हैव ए ड्रीम हर सेंटेंस में रिपीट होता है. ऐसे ही एक गो बैक टू, जैसे गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, गो बैक टू जॉर्जिया, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities. तो इसमें go back to जो है वो हर क्लॉज के पहले रिपीट किया हुआ है, तो उसको कहते हैं एनाफोरा. राइटिंग बैक और anew, ये किसका मीनिंग होता है, कौन सा ग्रीक वर्ड है, वो होता है एनाग्राम. एनाग्राम में मतलब क्या होता है कि आप एक वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे करके एक नया वर्ड बनाते हो. सो फॉर्मिंग अ न्यू वर्ड आउट ऑफ द रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड. यानी फॉर्मिंग ऑफ अ न्यू वर्ड बाय डिस्प्लेसिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड. जैसे एरहो, ये किसका एनाग्राम है, नोवेयर. तो नोवेयर में ये ERE पहले रख दिया आपने और WHON इसको उल्टा सीधा करके हो बना दिया, एरहो. तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनाग्राम का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले मच एरो अबाउट नथिंग. एक क्वेश्चन, शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनकी सेटिंग, यानी पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे पूरा एक्शन पिक्चराइज किया हुआ है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो मच एरो अबाउट नथिंग की सेटिंग इनमें से क्या है, मैसीना, एथेंस, पाडुआ, वियना. The correct answer is it is Messina. The play is picturized or set. ये particular setting है वो क्या है, Messina. ये बाकी जो options हैं ये भी किसी ना किसी place की settings हैं. जैसे कि एथेंस, एथेंस किसकी setting है, A Midsummer Night's Dream. A Midsummer Night's Dream की जो setting है वो क्या, एथेंस. पाडुआ, ये किसकी setting है, Taming of the Shrew. Taming of the Shrew की setting पाडुआ. वियना, वियना किसकी सेटिंग है, मेजर फॉर मेजर. सो सेटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. जो फेमस प्लेज हैं एटलीस्ट उनकी सेटिंग आपको पता रहनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द स्टेटमेंट द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी ऑफ नो हेल्प, इट वाज ओनली अ हिंड्रेंस. मिल्टन के बारे में जितनी भी क्रिटिसिज्म है वो मिक्स्ड हैं. सम पीपल अप्रिशिएटेड हिम, अदर पीपल कंडेम्ड हिम. हु क्रिटिसाइजेस मिल्टन or reviews Milton's work. Why it is a hindrance? Because Milton is
वन ऑफ द डिफिकल्ट राइटर्स। जो लैटिनाइज्ड उनका एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफिकल्टी पैदा करता है समझने के लिए। तो ये कौन है? एफ आर लीविस हैं, टी एस इलियट हैं, डॉक्टर जॉनसन है, जॉन ऑब्रे है। करेक्ट आंसर इज टी एस इलियट। में सोर्स क्या है इसका? उनका एक ऐसे है मिल्टन टू स्टडीज। सो आप मिल्टन टू स्टडीज, ये जो ऐसे है इसको आप पढ़ सकते हो, 1968 में ये पब्लिश हुआ था। तो मिल्टन के बारे में जितनी भी और अगर कोई कोटेशन होगी इम्पोर्टेंट तो वो भी आपको पता चल जाएगी। टी एस इलियट को लगा कि मिल्टन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट राइटर्स एवर। सो स्टडी ऑफ मिल्टन इज नॉट इजी। बाकी जॉनसन ने तो बहुत ज्यादा सीवियर क्रिटिसिज्म भी की है कई पोएम्स की, जैसे लेसिडास की है, इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग। डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया है उसमें लाइव्स ऑफ मिल्टन में। जॉन ऑब्रे ने भी क्रिटिसाइज अपनी क्रिटिकल कमेंट्री दी है मिल्टन के ऊपर। वो कहा ब्रीफ लाइव्स ऑफ जॉन मिल्टन। एफ आर लीविस ने भी द कॉमन परसूट में मिल्टन के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। तो इन वर्क्स को आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ स्टुपेंडस जीनियस? स्टुपेंडस जीनियस, डैम्ड फूल। सो वाज इट विलियम हैजलिट, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और मैथ्यू आर्नोल्ड? It was Lord Byron, and we can find this piece of criticism in Byron's letters and journals edited by L.A. Merchant, and this was as a piece of fragment of a letter to James Hogg. जेम्स हॉग को लिखे हुए लेटर में ये इन्होंने बात कही थी that William Wordsworth is stupendous genius एंड डैम्ड फूल। तो तारीफ के साथ साथ क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फोरसाइट क्रॉनिकल्स डज द नॉवल मेड इन वेटिंग अपीयर? अब मेड इन वेटिंग कौन से पार्ट में आती है? इनके पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट पार्ट फोरसाइट सागा ही है, मॉडर्न कॉमेडी सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है क्रॉनिकल्स का, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये लास्ट है, इसमें मिसलेनियस स्टोरीज हैं। अब किस पार्ट में ये मेड इन वेटिंग अपीयर करता है? तो मेड इन वेटिंग आता है एंड ऑफ द चैप्टर में। जो थर्ड पार्ट है फोरसाइट क्रॉनिकल्स का, वो 3 नॉवेल्स हैं, इसमें 3 नॉवेल्स ओनली। फोरसाइट सागा में 5 नॉवेल्स हैं, 5 नॉवेल्स में भी 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड्स। और मॉडर्न कॉमेडी में भी 5 नॉवेल्स और 3 इंटरल्यूड्स हैं। एंड ऑफ द चैप्टर में सिर्फ 3 नॉवेल्स हैं, ओनली नॉवेल्स। ये फर्स्ट नॉवेल है मेड इन वेटिंग, पब्लिश हुई थी 1931 में। और एंड ऑफ द चैप्टर पूरा का पूरा कब तक पब्लिश हुआ था? 1934 में, दैट इज पोस्ट्यूमसली, इट वाज पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग अबाउट इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें गलत? सिंपल इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब सब्जेक्ट जो जेरेंडियल इन्फिनेटिव जिसको कहते हो, तो जेरेंड की तरह अगर यूज किया जा सकता है तो सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, जैसे कि टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये तो ठीक हो गया। फिर सेकेंड है, सिंपल इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एज एन। अब सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है तो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता होगा, जैसे कि आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू स्विम। तो यहाँ पे ये क्या है? लाइक का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की तरह भी हो गया, सब्जेक्ट की तरह भी हो गया, ये भी ठीक हो गया। सिंपल इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन नहीं होता। नेक्स्ट है, इन्फिनेटिव कैन मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, जैसे कि इट इज गुड टू स्लीप अर्ली, ये एडजेक्टिव है और टू स्लीप इसको मॉडिफाई कर, तो ये भी ठीक हो गया। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो उसको क्लियर करा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जितने अदर एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचे और उनका भी फायदा हो। और बुक को भी परचेज करिए, क्योंकि ये बुक आपके एग्जाम के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी और आपको एग्जाम पास कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक और वेरीफाइड और क्रॉस चेक करके इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ये बुक आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए भी एनकरेज करेगी, जहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंसेज हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगी।